नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे भारतीय संविधान के जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के ऊपर जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके ऊपर 20% के डिस्काउंट का ऑफर बढ़ा दिया गया है और ये ऑफर अब आपको मिलेगा 30 अप्रैल तक। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं, अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर की सहायता से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी का कोई भी प्लस कोर्स यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। जनरली अगर आप KV10 कोड यूज करते तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता, लेकिन 30 तारीख तक अगर आप यहाँ पर कोर्स परचेज करते हैं तो 10% की बजाय आपको 20% का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके आप इन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। अनअकैडमी का जो लर्निंग फेस्टिवल है ये भी आपका 23 से लेकर के 30 अप्रैल तक है। तो अगर आप IIT JEE, नीट UG या फिर क्लास 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के CBSE बोर्ड के छात्र हैं तो आप यहाँ पर अनअकैडमी का 45 दिनों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 45 दिनों का ये जो कोर्स है ये आपको मिलेगा मात्र 299 में, और अगर यहाँ पर भी आप कोड KV10 यूज करेंगे तो ये प्राइस हो जाएगा 239 रुपये। तो मात्र 239 रुपये में आप इनमें से किसी भी एग्जाम का कोर्स ले सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसे चेक कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए या फिर किसी भी कोर्स के ऊपर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सारे डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान में क्रमशः कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूची हैं, यानी कि करंट की बात हो रही है। देखिए, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। आपके संविधान में 22 भाग थे और उस समय इसमें 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन अगर हम लोग करंट सिनारियो की बात करते हैं तो हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 आपको इसमें भाग देखने को मिलेंगे और इसमें आपकी 12 अनुसूचियां हैं। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये सारी चीजें मैंने लिख भी दी हैं। अगला प्रश्न है, ये CBT 2 में पूछा गया था कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है। तो ये कल भी मैंने आपको बताया था कि 86वें संविधान संशोधन के जरिए इसको ऐड किया गया था और ये हमारा आर्टिकल 21A है। तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे संविधान के अनुच्छेद 198 में यह कहा गया है कि जो भी आपके धन विधेयक होते हैं राज्य सरकारों के अधीन वो आपके केवल विधानसभा में प्रस्तुत होंगे, विधान परिषद में वो प्रस्तुत नहीं होंगे। जैसे आपके संसद में होता है कि राज्यसभा में धन विधेयक नहीं प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा। तो ये आपके संविधान के 265 में कहा गया है कि जो भी हमारे कर पहले से घोषित किए गए हैं उनके अलावा कोई भी कर ना तो लगाया जाएगा और ना फिर सरकार उसकी वसूली कर सकती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। तो ये जो आपका अनुच्छेद है ये हमारा 48 नंबर का है। कौन सा, आर्टिकल 48 है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 48 है ये कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है। क्या वर्णन है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। तो ये पिछले साल CHSL का प्रश्न है और ये आपके अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 में बोला गया है। किसमें, 74 के क्लॉज 1 में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है
कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है। तो ये तो आप सभी को रटा हुआ होगा। अनुच्छेद 300A में आपको संपत्ति का अधिकार देखने को मिलेगा और ये हमारा एक विधिक राइट है। पहले ये आपका फंडामेंटल राइट था जिसको संविधान में संशोधन के जरिए एक विधिक राइट बना दिया गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संरक्षित है। तो ये प्रश्न पहले भी कई सारे एग्जाम में आ चुका है। पिछले साल ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था और जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है ये आपको अनुच्छेद 21 में देखने को मिलेगा, यानी कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सरकारी नौकरी के मामले में सभी लोगों को अवसर के रूप में समानता दी जाएगी, यानी कि यहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सार्वजनिक नियोजन के मामलों में। और यह कहा गया है अनुच्छेद 16 में। तो इसी के अंतर्गत आपको आरक्षण भी देखने को मिलता है। अनुच्छेद 16 है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी स्थगन या फिर सजा में कमी कर सकते हैं। तो ये अधिकार हमारे राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अंतर्गत दिया गया है। वहीं पर राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनको भी ये अधिकार मिला हुआ है और उनको ये अधिकार मिला है अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को और 161 के अंतर्गत राज्यपाल को यह अधिकार मिला है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की शक्ति दी गई है। तो अखिल भारतीय स्तर की जो सेवाएं हैं इसकी स्थापना राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कर सकती है। किसके अंतर्गत? 312 के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो फाइनेंस कमीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बारे में प्रावधान आपको अनुच्छेद 280 में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं हर 5 सालों पर फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। पहला फाइनेंस कमीशन हमारा 1950-51 में आया था जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इस समय हमारा 15th फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है और इसके अध्यक्ष है एनके सिंह। तो ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। तो नागरिकता का जो प्रावधान है ये आपको आर्टिकल 5 से 11 के बीच में मिलेगा। किसमें? 5 से 11 के बीच में मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्रमशः किन अनुच्छेदों के अंतर्गत रिट जारी करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रिट जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। हाई कोर्ट की पावर रिट के मामले में ज़्यादा होती है और हाई कोर्ट हमारा अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करते हैं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको हमारे जो संविधान के जनक हैं भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने संविधान की अंतर आत्मा भी कहा था। तो जरूर ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी करते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो ये अनुच्छेद हमारा 1 है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि ये राज्यों का संघ है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगर भारतीय संघ के बाहर के किसी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करना है तो उसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो किसी राज्य का नाम बदलने, उसका क्षेत्र बदलने या किसी भी अन्य प्रकार के परिवर्तन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 3 में संसद को दिया गया है, यानी कि ये सारी पावर होती है संसद के पास में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद बोलने की आज़ादी देता है। अब बोलने की आज़ादी का मतलब ये कुछ नहीं है कि आप कुछ भी बोल दिया करिए। बोलने की आज़ादी का मतलब है कि आप अपनी बात को एक अच्छे मैनर में किसी के सामने रख सकते हैं और ये आपको दिया गया है आर्टिकल 19 में। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं आर्टिकल 19 आपके स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है
और ये आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसमें कई सारे क्लॉज हैं और उसके अंतर्गत आपको बोलने की आज़ादी, एक जगह इकट्ठा होने की आज़ादी, सभा और समूह बनाने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, भारत के किसी भाग में निवास करने की आज़ादी और आजीविका के अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो कि बाल मजदूरी के ऊपर प्रतिबंध लगाता है? तो ये हमारा अनुच्छेद नंबर है 24। कौन सा है? अनुच्छेद 24 है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो शोषण के विरुद्ध जो हमारे संविधान में अधिकार हैं उसमें आपको 2 अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 23 ये कहता है कि मानव व्यापार, जबरन और बंधुआ मजदूरी ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित होगी और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो उसे उचित सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के जो हमारे बच्चे हैं उन्हें आप किसी भी जोखिम वाले कामों में नहीं लगा सकते हैं। तो ये दोनों आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से संबंधित है, यानी कि अनटचेबिलिटी से संबंधित है, जो कि छुआछूत के ऊपर प्रतिबंध लगाता है और ये हमारा अनुच्छेद 17 है। कौन सा? आर्टिकल 17 इसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है समानता के अधिकारों के बारे में। देखिए, जब हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो उसमें आपको ये 5 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? अनुच्छेद 14 बोलता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे अदालतों में मूर्ति लगाई होती है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। पट्टी यही रिप्रेजेंट करती है कि हमारे आगे सब बराबर है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग इन सभी के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद भारत के किसी नागरिक के साथ नहीं होगा। अनुच्छेद 16 मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि नौकरी में सबको समानता देने की बात कही गई है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की समाप्ति से जुड़ा हुआ है और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। जैसे आपने देखा होगा पहले जब ब्रिटिश शासन था तो बहुत सारी उपाधियां आपके लोगों के पास होती थी, तो ये सारी उपाधियां 18 के अंतर्गत समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि समान नागरिक संहिता का उपबंध करता है? तो समान नागरिक संहिता एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आपको ध्यान रखना है कि संविधान का जो अनुच्छेद 44 है इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर यह समान नागरिक संहिता लागू है और करंट में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने भी इसको लागू करने की बात कही है। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो ये ध्यान रखेंगे इंटरनेट की पहुंच मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार है। ध्यान रखिएगा ये 21 में नहीं है, ये अनुच्छेद 19 में है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो धन विधेयक यानी कि मनी बिल की बात हो रही है और मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये जो मनी बिल होता है ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और ये आपके अनुच्छेद 110 में मिलेगा। तो अनुच्छेद 110 में आपको मनी बिल मिलेगा और एक अनुच्छेद हमारा 117 है जिसमें आपको फाइनेंस बिल के बारे में प्रावधान मिलेगा। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? अध्यादेश क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि कोई बिल होता है जिसको लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया जाता है, फिर उसके ऊपर राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं और फिर जाकर के वो लागू होता है। लेकिन अगर हमारे संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और कोई भी ऐसी पब्लिक वेलफेयर में स्थिति आती है या आपात की स्थिति आती है जहां पर एक कानून बनाने की जरूरत होती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति सीधे एक आदेश जारी करता है और इसी आदेश को कहा जाता है ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। तो ये प्रावधान आपके संविधान के अनुच्छेद 123 में है। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आकस्मिकता निधि का प्रावधान है? यानी कि यह एक इमरजेंसी फंड होता है और इसका उपयोग किसी आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। तो इसका प्रावधान आपको अनुच्छेद 267 में देखने को मिलेगा
और ये जो आपका कंटिजेंसी फंड होता है इसकी वैल्यू टोटल 500 करोड़ रुपए होती है और ये आपके राष्ट्रपति के आदेश के बाद में यूज किया जाता है। तो एक हमारा संचित निधि होती है जिसे हम लोग कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, वो आपके अनुच्छेद 266 में है और ये जो आपातकालीन निधि होती है ये आपको 267 में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी भाग में आपको निवास का अधिकार है। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अनुच्छेद 19 के क्लॉज 5 में आपको भारत के किसी भाग में निवास करने का अधिकार है। हालांकि कुछ आपके एरिया ऐसे हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो वो आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा चुके हैं, लेकिन बाकी जो आपके देश में एरिया है वहां पर जा करके आप जमीन वगैरह खरीद करके बच सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का सत्रावसान कर सकता है, यानी कि जो संसद के सत्र होते हैं उनको बुला सकता है, संसद के आपको लोकसभा को भंग कर सकता है या फिर सत्रावसान कर सकता है, और ये सारे पावर इसको मिले हैं 85 के अंतर्गत। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का मन किया जगह वो और जा करके घोषणा कर दी। दरअसल जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है यानी कि जो कैबिनेट है वो आपके राष्ट्रपति को ये रिकमेंडेशन देती है या फिर आप कह सकते हैं सलाह देती है और उसके बाद में राष्ट्रपति इस प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं। तो ये आपको 85 में मिलेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष होगा। तो लोकसभा के लिए एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ये प्रावधान आपको मिलेंगे अनुच्छेद 93 में। किसमें है? अनुच्छेद 93 में ये प्रावधान है कि लोकसभा में आपके कार्यवाहियों के संचालन के लिए एक हमारा लोकसभा अध्यक्ष होगा और दूसरा इसमें एक लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा। इसी प्रकार से राज्यसभा में जो हमारे सभापति और उपसभापति होते हैं उनका जो संविधान में वर्णन है वो आपको आर्टिकल 89 में मिलेगा। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अंतर राज्य विवादों के समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया है। तो ये जो एक अंतर राज्य परिषद है ये आपको आर्टिकल 263 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। किसमें? आर्टिकल 263 में ये देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और आपको पता ही होगा कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर काम करते हैं और ये प्रावधान आपको मिलेगा 155 में। सिंपल सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो आप लोग देख सकते हैं आर्टिकल 153 में कहा गया है कि राज्यों के हमारे गवर्नर होंगे, 154 में एग्जीक्यूटिव पावर इनको मिला हुआ है, 155 में इनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है, 156 में इनका कार्यकाल बताया गया है, अनुच्छेद 157 में इनके क्वालिफिकेशन की बात की गई है, कंडीशन क्या होगी यानी कि इनके कार्यालय के क्या क्या शर्तें हैं वो 158 में है और ये अपना शपथ लेंगे गवर्नर, ये आपको मिलेगा 159 में। तो चलिए नीचे कमेंट में जरा मुझे ये बता दीजिए कि हमारे भारत के राज्यों के जो गवर्नर होते हैं ये अपना शपथ किसके सामने लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो। तो ये किस अनुच्छेद में है? ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 84 में। किसमें? अनुच्छेद 84 में हमारे संसद के जो मेंबर होते हैं उनके लिए पात्रता दी गई है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 231 में मिलेगा। किसमें? आर्टिकल 231 में ये देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन सबसे बड़ा है। टोटल 4 राज्य आपके गुवाहाटी के अंतर्गत आते हैं और गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के जो इस समय चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है सुधांशु धूलिया। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ट्राइब्यूनल का गठन कर सकती है। ट्राइब्यूनल आपके होते हैं अधिकरण और ये एक प्रकार से कोर्ट के तरीके से काम करते हैं।
आपने राष्ट्रीय हरित अधिकरण का नाम सुना होगा, जिसे हम लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। तो पर्यावरण से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं उसको निपटाने के लिए एनजीटी का गठन किया गया है। तो ये शक्ति आपके संसद के पास में है और संसद अनुच्छेद 323 के क्लॉज बी का यूज करती है और इसी के अंतर्गत वह एक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। मार्शल लॉ आपने सुना होगा कि जहां पर आपकी अशांति होती है जिस भी राज्य में, वहां पर मार्शल लॉ या फिर एप्सा कानून जो है वो लगाया जाता है और इसके अंतर्गत जो हमारी वहां पर मिलिट्री होती है उसके पास में बहुत सारी पावर आ जाती है। तो आर्टिकल 34 में यह प्रावधान है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो वीटो शक्ति मिली हुई है ये अनुच्छेद 111 के अंतर्गत मिली हुई है। और ध्यान रखिएगा, इसी वीटो शक्ति में आपके पास में एक पॉकेट वीटो होता है जिसका पहली बार यूज किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। जब भी कोई बिल हमारे दोनों सदनों से पास होने के बाद आपके राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास में यहाँ पर 3 अधिकार होते हैं। या तो वो उस पर साइन कर देता है तुरंत, यानी कि फॉरवर्ड कर देता है साइन करके, या फिर वो उसको सदन को वापस कर देता है, लेकिन सदन अगर दूसरी बार भेजेगा तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होगी। तीसरी स्थिति यानी कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये पब्लिक के हित में नहीं है तो फिर वह उस बिल को उठा करके अपने जेब में डाल लेता है। जेब में डालने का मतलब है कि उस पर ना तो लौटाता है ना तो सहमति देता है और धीरे धीरे वैसे ही वो रखा रहता है। तो ये शक्ति आपकी वीटो पावर कहलाती है और ये 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को मिली हुई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 153 के अंतर्गत करता है, 164 के अंतर्गत करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्रावधान करता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 48A है। कौन सा है? आर्टिकल 48A है। इस प्रश्न का यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग से जुड़े प्रावधान हैं। तो निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए जो प्रावधान हैं वो आपको मिलेंगे अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो चुनाव आयोग है वह एक संवैधानिक बॉडी है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने थे। रमा देवी हमारे भारत के इतिहास में एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, हिंदी एक राजभाषा है, ये हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। तो संविधान लागू होने के समय हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और ये आपके हिंदी को अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 के अंतर्गत मिला हुआ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट के गठन का जो प्रावधान है वो आपको अनुच्छेद 124 में मिलेगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 131 की बात करते हैं तो इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट का जो मूल अधिकार क्षेत्र है उसके बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 137 में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने उन डिसीजन की भी रिव्यू कर सकता है। ये आपको 137 में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट की बात हो रही है और ये अनुच्छेद आपको मिलेगा 112 में। तो सरकार के जो खर्चे होते हैं, जो उसकी कमाई होती है या फिर सरकार के आने वाले वित्त वर्ष में जो खर्चे होते हैं या जो भी सरकार आने वाले समय में कार्य करने वाली होती है, उसी का लेखा जोखा आपको इस वार्षिक वित्तीय विवरण में देखने को मिलता है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 112 में है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन का प्रावधान करता है। तो संसद के गठन का जो प्रावधान है
ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 79 में। किसमें है? आर्टिकल 79 में है ये, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात की गई है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना की बात की गई है और आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। आपको ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा में हमारे मैक्सिमम 250 मेंबर होते हैं और लोकसभा में आपके मैक्सिमम 552 मेंबर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को डैश डैश अनुच्छेद से डैश डैश अनुच्छेद के बीच में रखा गया है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपको आर्टिकल 19 से 22 के बीच में देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो अब आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में, और इसे हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी जो है वो 14 से 18 में है, राइट टू फ्रीडम जो है वो आपके आर्टिकल 1922 में है, जो आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार है यानी कि जो किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध अधिकार आपको 23 से 24 में मिलेगा, धार्मिक स्वतंत्रता आपको 25 से 28 में मिलेगी, शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है ये 29 और 30 में है, संपत्ति का अधिकार अब हटा ही लिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको मिलेगा 32 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है? तो ये हमारा जो अनुच्छेद है ये आपका 20 है। अनुच्छेद 20 में ही आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जरिए होती है और इस चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख आपको अनुच्छेद 55 में मिलेगा। किसमें है? अनुच्छेद 55 में है। तो बी ऑप्शन सी नहीं जी, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। अब ये देख सकते हैं हमारे राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में आपके एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 54 में जो हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है यानी कि इसमें जो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 55 में जो आपके राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका है उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 56 में टर्म ऑफ ऑफिस यानी कि प्रेसिडेंट का जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि री इलेक्शन के लिए आपकी कौन सी एलिजिबिलिटी होगी यानी कि योग्यता क्या होगी। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट यानी कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 59 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट के जो कार्यालय होंगे उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में इनके शपथ के बारे में कहा गया है जो कि आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने होता है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है उस प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है ये आपको अनुच्छेद 243 के में देखने को मिलेगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की संसद राज्यों में विधान परिषद का गठन या समाप्ति कर सकती है? तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में आपको विधान परिषद मिलेगी। ध्यान रखना है कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 169 है इसके अंतर्गत हमारे संसद को ये शक्ति मिली हुई है कि वह किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या फिर वहां पर अगर विधान परिषद है तो उसको समाप्त भी कर सकती है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 1959 में भारत की जो केंद्र सरकार है इसने भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत केरल में राष्ट्रपति शासन लगाया था? तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति शासन के लिए 2 अनुच्छेद आपके संविधान में मेंशन किए गए हैं। एक तो हमारा अनुच्छेद 356 है, कौन सा है? 356 है, और एक आपका अनुच्छेद है 365। तो ये दोनों आपके राष्ट्रपति शासन से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 352 की बात करते हैं तो ये आपके नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल से जुड़ा हुआ है, और एक आपका होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल जो कि आपको अनुच्छेद 360 में मिलेगा। तो ये सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था
कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये 25 से 28 के बीच में है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं आर्टिकल 25 में आपको धर्म को मानने, आचरण और उसके प्रचार का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धर्म के प्रबंधन के लिए आप यहाँ पर व्यवस्थाएं कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य के धन पर कर नहीं लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि आप अपने धर्म की जो भी शिक्षा होती है, जो उपासना होती है, उसमें शामिल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान है? तो ये आपको 315 से 323 के बीच में देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का जो पद है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया गया है? तो ये जो हमारा पद है ये आपके अनुच्छेद 148 के अंतर्गत बनाया गया है। ध्यान रखिएगा कि 1948 में हमारे भारत के पहले सीएजी बने थे, नाम उनका बी नरहरि राव है। वर्तमान में देश में 14वें कैग हमारे काम कर रहे हैं जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ध्यान रखिएगा ये आपके राज्य और केंद्र सरकार के जो खर्चे होते हैं उन सभी चीज़ों को ऑडिट करता है। राज्यों की जो रिपोर्ट होती है उसे ये राज्यपाल को सौंपता है और केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट होती है उसे राष्ट्रपति के सामने कैग के द्वारा सौंपा जाता है। आखिरी प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष जिम्मेदारी दी गई है? तो भैया 371 से काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले साल एनटीपीसी में भी प्रश्न आए थे और ये आपके सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो 371 में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रावधान है। यहाँ पर आप सारे पढ़ सकते हैं, जैसे कि 371 में महाराष्ट्र और गुजरात है, 371 में नागालैंड है, 371 बी में असम है, 371 सी में मणिपुर है, डी और ई में आंध्र प्रदेश है, एफ में सिक्किम है, जी में मिजोरम है, एच में अरुणाचल है और आई में मिलेगा आपको गोवा। तो इस प्रकार से जो भी हमारे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप अगर किसी परीक्षा में यहाँ से अनुच्छेद से प्रश्न आता है तो वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।